माननीय सभासदों, माननीय उप सभापति जी, आप ही की तरफ देख रहा था। माननीय श्री संजय कुमार झा जी, further discussion on the motion for consideration of the protection of interest in aircraft objects bill 2025 moved by Shri K. Ram Mohan Naidu on 20th March 2025. आदरणीय उपसभापति महोदय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2025। वो इसलिए भी कि इतना सारा एयरलाइन है कंट्री में, एक परसेप्शन है कि सब लोग जहाज खरीद के ही लाते हैं। करीब 90% जो एयरक्राफ्ट है वो लीज पे लिया जाता है। इसका मतलब है कि एयरलाइंस के पास अपने अधिकांश विमान नहीं होते हैं, वे इन विमानों को लीज कंपनियों से किराया पर लेती है, जो अक्सर आयरलैंड, हांगकांग, दुबई और सिंगापुर जैसे देशों से ये लीज पे लेके आते हैं एयरक्राफ्ट को। और वो सही भी है, राइट रीजन भी है। हवाई जहाज खरीदना एक बहुत बड़ा वित्तीय निर्णय है। यह एयरलाइंस के लिए एक चैलेंजिंग इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि एयरबस 320, बोइंग 777, 787 और 737 की कीमत 700 करोड़ से 1100 करोड़ रुपया तक होता है। बहुत सारा एयरलाइन यहाँ बंद हो गया, स्टार्ट किया और फिर जा करके बंद हो गया। अब तो 2 ही एयरलाइन है मेजर, 60% से ज़्यादा शेयर एक एयरलाइन के पास है और एक एयर इंडिया है इंडिगो के अलावा। लार्जली वही पूरा मार्केट को लेके चलता है। और लीजिंग एयरलाइन के लिए एक बेहतर विकल्प होता है, क्योंकि इसमें प्राइमरी इन्वेस्टमेंट से बचने में सहायता होता है। और जो गिफ्ट सिटी विमान लीजिंग कंपनियों को 10 साल की कर की छूट देती है। जब गिफ्ट सिटी गुजरात में आया है और डीजीसीए ने गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड लीजरों को विमान लीज पर लेने या इंपोर्ट करने से पहले प्रायर अप्रूवल देने में से छूट दी है। टू सम एक्सटेंट दिस हैज वर्कड सिंस 2019। मोर देन 26 एयरक्राफ्ट लीजिंग entities, including some global players, have been registered there. However, only a handful of these established entities have actually engaged in leasing transaction. लेकिन अब सरकार इस स्थिति को बदलना चाहती है ताकि भारत का विमान लीजिंग क्षेत्र वैश्विक मानकों का अनुरूप और निवेशकों के लिए आकर्षक बन सके। This bill gives lessors something they have wanted for years. लीजरों का सबसे बड़ा डर ये था कि अगर वो किसी एयरलाइन को विमान किराए पर देते हैं, वो एयरलाइन दिवालिया हो जाए, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता था उनको उसको ये करने के लिए, उसको वहाँ से निकालने के लिए और अपने विमान को वापस पाने के लिए वो लीगल बैटल बड़ा लंबा होता था। जैसा पहले किंगफिशर, जेट एयरवेज और गो फर्स्ट एयरलाइन के मामले में हुआ, लीजर अपने विमानों को वापस नहीं ले पाए और इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल ने, हम लोग देखते थे एयरपोर्ट पर लाइन से लगा हुआ प्लेन खड़ा रहता था वहां पर, क्योंकि इसलिए कि वो ट्रिब्यूनल में जाते थे और लंबे समय तक वो फैसला नहीं होता था। इस नए विधेयक आने से अगर कोई एयरलाइन डिफॉल्ट करती है तो लीजर केवल 2 महीने में भीतर अपना विमान वापस ले सकता है। इसके अलावा किसी भी विवाद को ट्रिब्यूनल नहीं जा करके सीधे हाई कोर्ट भी जा सकता है। इसके अलावा एक मुझे एक जो इम्पोर्टेंट इसमें इशू रह गया था वो कि लीजिंग के मदद से एयरलाइन एक बड़े कर्ज से बचती है और लीजिंग व्यापार का एक वैश्विक आकार बहुत बड़ा हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में भी 90% प्लेन लीज पे लिया हुआ है, खरीदा कम गया है। 6 साल पहले 2019 के बजट भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर ने विमान लीजिंग उद्योग में प्रवेश की घोषणा की थी और यह कदम भारतीय एयरलाइन के लिए एक बेहतरीन अवसर है। अब उन्हें विमान लीज पर लेने के लिए दूसरों देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जैसे कि 3-4 जो कंट्री है जहां से लीज लेके आता है। अब भारत में भी एयरलाइन अपने घरेलू विमान लीजिंग बाजार से विमान ले सकती है, जिससे उन्हें लागत में कमी और अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। इसके अलावा जो नए विधेयक हैं
अगर इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं था, इसलिए पिछले साल यूनाइटेड किंगडम के स्थित है एविएशन वर्किंग ग्रुप AWG ने लीजरों के लिए कम सुरक्षा के कारण भारत की रेटिंग को हाई रिस्क में डाउनग्रेड कर दिया था। इसका असर वह हुआ कि भारतीय एयरलाइन के लिए लीजिंग करना बहुत महंगा हो गया और अब विधेयक लागू होने के साथ ये विधेयक जो AWG ने भारत की रेटिंग को मीडियम रिस्क जुरिडिक्शन में फिर से अपग्रेड कर दिया है और यह विधेयक कानून बन गया तो भारत की रेटिंग और भी बेटर हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं मंत्री जी से जरूर कहना चाहूँगा कि दीज ग्लोबल लीजिंग कंपनीज सर्वाइव ऑन द सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फॉर इंस्टेंस, यूरोपियन बैंक सपोर्ट लीजिंग बिजनेस इन आयरलैंड। Similarly, the government-owned Temasek Holding and Singaporean Bank support leasing firm in Singapore. भारत में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि बैंक विमानन से जुड़ी किसी भी चीज को लोन देने में रिलक्टेंट रहता है। इसका परिणाम यह है कि गिफ्ट सिटी में काम कर रहे लेसर को भी विदेशी फंडिंग पर निर्भर करना पड़ता है। तो जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर सपोर्ट कर सकता है तो। और 1 मिनट में, क्योंकि ये तो टेक्निकल बात जो आप बिल ला रहे हैं, लेकिन मैं बिहार से आता हूं और 3 इशू आपका वहां बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक, इस बार के बजट में ही आदरणीय वित्त मंत्री जी ने एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना के पास अनाउंस किया है, तो उसको जो भी उसका लोकेशन है उसको तत्काल अगर फाइनल करके उस पर काम शुरू हो जाता तो बिहार में कोई भी आदरणीय उपसभापति महोदय कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है भी गया में, तो उस हिसाब से फंक्शनल नहीं है। पटना के पास तो है ही नहीं, उतना बड़ा रनवे ही नहीं है। एक ये था, एक दरभंगा और पूर्णिया दोनों एयरपोर्ट एक साथ अनाउंस हुआ। दरभंगा फंक्शनल है, पूर्णिया अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाया, तो वो भी एक फंक्शनल हो जाता। एंड लास्ट, दरभंगा एयरपोर्ट एक सक्सेसफुल एयरपोर्ट है। हम लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ और लैंड एक्वायर करने का काम शुरू कर दिया है और वहाँ से प्रपोजल भी आया है चीफ सेक्रेटरी से कि उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देने के लिए दरभंगा को, तो उस पर भी अगर कोई विचार करके फाइनल कर देते तो ठीक रहता। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सदानंद महालू, सेठ तानवड़।